तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना गंदा पानी मेरे बच्चे को पिलाने की? वो नौकरी के लिए आयुष की कंपनी में आई थी। जब मम्मी का फोन सुनने कॉरिडोर में गई, तभी अचानक से करीबी एक कमरे से किसी बच्चे की बुरी तरह से रोने की आवाज आई। वो उस कमरे में फौरन से भागी। 8 महीने का मासूम सा बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। आगे बढ़ते ही उसको गोद में उठाते ही वो अपने बैग से बोतल निकाल के उसको पानी पिलाने लगी। तभी उसी लम्हे वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते आयुष बाहर निकला था। अपने बच्चे को इस अनजान लड़की के हाथ से पानी छीनते हुए जोर से चीखा, आपका बेटा रो रहा था, मैंने तो बस पानी पिलाने की कोशिश की। वो इतना ही बोली थी कि जब आयुष ने उंगली उठाकर उसको वार्निंग देना चाही, पर अगले लम्हे वो पत्थर सा हो गया जब सामने खड़ी हुई लड़की ने हाथ पे पकड़ी फाइल आयुष की उंगली पर जोर से मारी। मिस्टर, तमीज से, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ और ना ही आपकी नौकरानी हूँ। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू देने आई हूँ और इधर आपका बेटा रो रहा था। उसको मैंने पानी पिलाने की कोशिश की ताकि ये चुप हो सके। रो रो कर उसका गला बैठ चुका था। मुझे नहीं पता था कि आप इसे फिल्टर वाला ही पानी पिलाते हैं, ना कि दूसरा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके बेटे के पास कभी भी नहीं आती। पर ऐसे मुझसे बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी चाहती हूँ कि आपके बेटे को मैंने इस तरह पानी पिला दिया। स्वाति ने गुस्से में एक ही सांस में अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। आयुष खड़ा हुआ हैरत से उसको देखता रह गया था। पहली बात तो ये कि आप यहाँ इंटरव्यू देने आई थी ना, तो आपका काम है कि बाहर बैठकर इंतजार करें, ना कि यहाँ कमरे में घुसकर किसी के बच्चे को पकड़ कर बैठ जाएं। आयुष ने रोते हुए सूरज को चुप कराते हुए गुस्से से बोला था। उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि स्वाति ने सूरज को पानी क्यों पिलाया। मुझसे लड़ने से बेहतर है कि आप अपने बेटे को चुप करवाइए, जो कब से रोए जा रहा है, या फिर आप इसकी माँ के पास लेकर जाइए। छोटे बच्चे का ऑफिस में होना ज़रूरी नहीं होता। ये काम की जगह है तो इसको काम की जगह ही रहने दीजिए। स्वाति सूरज के रोने को देखकर रहम दिल से बोली थी, जबकि आयुष उसकी बात पर गुस्से में आ गया। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि सूरज का रोना और ज़्यादा तेज हो गया। उसको चुप करवाने के लिए वो बदलने लगा, मुझे दीजिए, ये ऐसे चुप नहीं होगा। कुछ देर कोशिश के बाद आयुष को उलझते देखकर न चाहते हुए भी स्वाति ने अपना बैग और फाइल मेज पर रख दी और हाथ आगे बढ़ाए कहा। आयुष ने मजबूरन अपना बेटा उसको दिया। क्या हुआ है आपको? अच्छे बच्चे तो रोया नहीं करते। चुप कर जाओ प्लीज। स्वाति ने उसको सीने से लगाए और हल्की हल्की थपकी देते हुए प्यार से बोली। आयुष उसका ये अंदाज देख रहा था। ये देखिए कितनी प्यारी बिल्ली है ना। स्वाति ने आगे बढ़कर अपनी बैग के साथ लगी हुई चैन उतारकर सूरज को पकड़ा दी, जो एक छोटी सी सफेद बिल्ली थी। आयुष रोकने लगा था लेकिन एकदम रुक गया, क्योंकि सूरज अब बिल्कुल खामोश होकर बिल्ली पकड़े मुस्कुरा रहा था। स्वाति के साथ उसको खुश देखकर वो हैरान हुआ। वो बाप होकर बेटे को चुप करवा नहीं सकता। एक अनजान लड़के ने मिनट में उसको चुप करवा दिया था। ये लीजिए आप, मैं चलती हूँ। आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, छोटे बच्चे को घर में रखा जाता है और सुकून वाली जगह पर रखा जाता है, ना कि यहाँ काम वाली जगह पर जहाँ शोर शराबा हो। ऐसे माहौल में बच्चे डर जाते हैं। और दूसरी बात, उसको उसकी माँ की गोद की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि उसको माँ का प्यार मिले। मुझे नहीं पता कि आप इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके पर्सनल मामले में भी बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी से नाराज़ हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को माँ से दूर नहीं रखिए। स्वाति को लगा कि आयुष अपने बेटे को पत्नी से झगड़ा करके ऑफिस लाया है, तभी तो उसने खुद से सोचे समझे बिना ही कह दिया था। वो खड़ा देखता रह गया। 1 मिनट में स्वाति बैग उठाए कमरे से निकल रही थी कि आयुष ने आवाज़ दी थी। वो पलट गई। आप देखने में तो काफ़ी समझदार दिखाई देती हैं। आपसे एक सवाल है, क्या ऐसे ही किसी को भी फ्री के मशवरे देती फिरती हैं? आयुष को स्वाति के मशवरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। स्वाति ने नासमझी से देखा। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसने उलझती नज़रों से देखा। यही कि बिना सोचे समझे खुद से खुद मशवरा मत दिया करें। अपने काम से काम रखा करें। जा सकती हैं आप। आयुष ने आगे बढ़कर दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। स्वाति झटके से पीछे हुई थी। इस कदर उसने अपना गुस्सा निकाला कि स्वाति को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। वो लाल चेहरा लिए हुए उल्टे कदम पीछे हुई थी। क्या बना नौकरी का? कुछ बना या नहीं? स्वाति घर पर लौटी तो उसकी मम्मी ने सवाल किया, क्या बनना है? आपको तो पता है कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है कि नौकरी तलाश करना। कोशिश करती हूँ, आज तो किस्मत ही खराब थी, बिना इंटरव्यू दिए ही वापस आ गई हूँ। स्वाति ने चादर उतार कर रखी और बैग पर निगाह पड़ने पर चौंक गई। ये क्या कर बैठी हूँ? स्वाति ने माथे पर हाथ रखे अफसोस किया। क्या हुआ है, क्यों परेशान हो रही हो? मम्मी दहल कर बोली।
अपने डॉक्यूमेंट की फाइल भूल आई हूँ, स्वाति ने परेशानी से कहा था। तो दिमाग किधर था तुम्हारा? इंसान अकल से तो काम ले लेता है। मम्मी ने सुनकर उसको डांटना शुरू कर दिया। जब ये कामिया पानी का गिलास लिए हुए वहां पर चली आई। मम्मी मिल जाएगी, आप परेशान नहीं हो। दीदी आप पानी पीजिए। कामिया ने गिलास पकड़ाया। आप फिक्र नहीं करो, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरा ये फाइल भी भूल कर आ गई है। गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। जितनी जमा पूंजी थी लगा दी, अब अचानक से नई फिक्र और आ गई है। प्रार्थना करो कि वो ठीक हाथों में हो। मम्मी परेशान हो रही थी। स्वाति को आयुष का ख्याल आया। न जाने वो फाइल संभाल कर रखेगा भी क्या नहीं। मम्मी कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी, और मैं नौकरी भी देख लूंगी, परेशान मत होइए। स्वाति खुद परेशान थी लेकिन मम्मी को बेफिक्र करना चाह रही थी। तुम्हारे पापा जिंदा होते तो हमें इस तरह की मुश्किलें नहीं देखनी पड़ती। घर में 3 मेंबर हैं, ना ही कोई तुम्हारा भाई है जो सब कुछ संभाल लेता। मेरी दवाइयों का खर्च अलग है। मम्मी मायूस हो रही थी। स्वाति ने उठकर अपनी मम्मी को गले से लगाया। आप जानती हैं कि आजकल के हालात कैसे हैं, लेकिन आपकी बेटी हिम्मत नहीं हार रही। जल्दी ऊपर वाले ने चाहा तो मैं एक बेहतरीन नौकरी हासिल करके दम ही लूंगी, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वाति की बात पर वो मुस्कुराई थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं ज़रा पड़ोस में जा रही हूँ। मम्मी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बाहर चली गई। खाना लगाओ, स्वाति ने कामिया से कहा। जानती थी कि कामिया और वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। जब भी वो सर हिलाने लगी और किचन में चली गई। जबकि आयुष ने टेबल पर देखा तो एक फाइल पड़ी हुई थी। पता नहीं वो फाइल किसकी थी। उसने उठाई और नाम पर नजर दौड़ाई। वहां पर स्वाति का नाम लिखा हुआ था। जब भी उसको समझ आया कि जो लड़की इंटरव्यू देने आई थी ये फाइल उसी की थी। सूरज को संभालते हुए वो भूलकर छोड़ गई थी। आयुष ने सारे डॉक्यूमेंट खोलकर देखे। वो एक बहुत अच्छी काबिल लड़की थी, लेकिन क्यों ना जाने उसको उलझन सी हुई। शायद पहला इंस्पिरेशन ऐसा पड़ा था। वो स्वाति को बदतमीज और मुंहफट समझ रहा था। फाइल उसने मेज पर रख दी और लैंडलाइन के जरिए मैनेजर को बुलवाया। जी सर, आपने बुलाया? मैनेजर हाथ बांधे हुए खड़ा हो गया। जी मैंने बुलाया था। ये फाइल अच्छी है और इसकी काबिलियत के मुताबिक सवाल जवाब करके नौकरी दे देना। आयुष ने मैनेजर को हुक्म दिया। जी सर, वो आज आई थी लेकिन फिर अचानक से गायब हो गई, वरना उनके लिए ही सीट थी। काबिलियत की बुनियाद पर ही रखना था। लेकिन आप बेफिक्र रहें, कल आएंगी तो मैं नौकरी दे दूंगा। मैनेजर ने फाइल खोलकर देखते हुए जवाब दिया तो आयुष सर हिलाते हुए कोट पहनकर घर की तरफ निकल पड़ा। आयुष, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सूरज को एक माँ की ज़रूरत है। आज भी मैड बता रही थी कि वो ऑफिस में रोता रहा है और तुमने उसको निकाल दिया। कोई भी मैड रखने से उसको ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो थका हुआ घर लौटा तो कपड़े बदलकर खाने की मेज पर चला आया, जहाँ उसकी माँ सामने बैठी फौरन से समझाने लगी। माँ, आप फिर से वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं। आप जानती तो हैं मैं शादी नहीं कर सकता और श्रुति के बाद मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आ सकती। आयुष ने अपनी पत्नी का नाम लेते हुए कहा। मैं भी जानती हूँ कि कोई लड़की श्रुति की जगह नहीं ले सकती, पर इससे बड़ी हकीकत ये भी है कि तुम्हारे बेटे को एक माँ की ज़रूरत है। तुम्हें अपने बेटे के बारे में तो सोचना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी तुम श्रुति से वफा निभाने के चक्कर में अपने बेटे को सजा देते रहोगे। माँ ने गुस्से से कहा था। उन्हें अपने पोते की बेहद फिक्र थी। तो मैं क्या करूं? आप जानती तो हैं आज के दौर में कोई भी दूसरी औरत माँ की तरह बच्चों की देखभाल नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि सूरज को कोई भी लड़की सगी माँ की तरह रख पाएगी। आयुष ने दिल में जन्म लेती हुई अपनी बात को जाहिर किया तो माँ मुस्कुराई थी। अगर तुम उस लड़की को पत्नी की हैसियत से घर लाओगे तो पत्नी का दर्जा भी दोगे तो वो तुम्हारे बच्चे को एक माँ की तरह पालेगी। लेकिन तुम अगर उसे बच्चों की आया बनाकर लाओगे तो वो सूरज को देखभाल का बोझ समझेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कोई ऐसी लड़की देखो जिससे तुम शादी करो तो वो तुम्हारे बेटे को प्यार और ममता की गोद में रखे और तुम्हारी जिंदगी जो परेशानी में है उसको भी ठीक कर दे। माँ ने उसको अच्छे से समझाया था। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, पर हाँ मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि सूरज के लिए एक मेड रख सकूँ। 1-2 लड़कियों की बात की हुई है, अगर आपको पसंद आए तो रख लीजिएगा। आयुष उठा और बाहर जाने लगा। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे किसी मेड पर भरोसा नहीं है। मैं अपना पोता किसी मेड के हवाले नहीं कर सकती। अगर मेरी सेहत अच्छी होती तो मैं खुद उसको पाल लेती। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? माँ को अपने बेटे की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पीछे से आवाज़ देकर रोक दिया। मैंने आपको कहा तो है, मुझे श्रुति की यादों को ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा,
लेकिन जल्दी आपकी ये चाहत भी पूरी कर दूंगा। आयुष ने बिना पलटे जवाब दिया और सूरज के कमरे की तरफ चला गया। दूसरे दिन स्वाति सुबह सुबह आयुष के ऑफिस जा पहुंची थी और सीधा उसके कमरे में गई। गुड मॉर्निंग, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आ जाइए मिस स्वाति। आयुष आज भी सूरज को उठाए हुए था। स्वाति को हैरत हुई। दरअसल मेरी फाइल यहाँ पर रह गई थी, मेहरबानी करके मुझे वो दे दीजिए, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। स्वाति ने अपनी फाइल मांगते हुए कहा तो आयुष ने सोए हुए सूरज को सोफे पर लेटाया। आप बैठिए, यहाँ नौकरी मिल जाएगी। स्वाति को कल के हिसाब से आज आयुष कल से थोड़ा बेहतर लग रहा था। वो सर हिलाती हुई कुर्सी घसीटकर बैठने लगी तो चादर अटक गई। गिरने ही लगी थी कि चादर अटक कर गिरने ही लगी थी कि एकदम आयुष का बाजू पकड़ लिया ध्यान से। वो दोनों इतने करीब थे कि आयुष स्वाति की गहरी ब्राउन आंखों में झांक सकता था। उसने शर्म की वजह से नजरें झुकाकर चादर सीधी करी और बाजू छुड़वाती हुई पीछे हुई। मुझे लगा कि समझदार लोग गिरते नहीं हैं, आयुष ने ताना मारते हुए कहा था। स्वाति की नजदीकी ने उसकी दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, या शायद उसका हुस्न ही ऐसा था कि कोई भी डगमगा जाए। आप ये बात बाद में कर लीजिएगा, मुझे फाइल दे दीजिए, स्वाति ने परेशान होकर कहा। उसको अपने बाजू पर आयुष का हाथ अभी तक महसूस हो रहा था। वो फरार होना चाह रही थी। अचानक ही आयुष का फोन बजा। आपकी फाइल मैनेजर के पास है, रिसेप्शन से जाकर ले लें और यहीं से जॉब भी मिल जाएगी। आयुष ने जल्दी से जवाब देकर फोन उठाया और सूरज को कांधे से लगाकर बाहर निकल गया, जबकि स्वाति वहीं पर हैरान होकर खड़ी रह गई। स्वाति और काम्या दो ही बहनें थीं, उनका कोई भाई नहीं था। 6 महीने पहले उसके पापा मर गए थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। घर में कमाने वाले सिर्फ वही थे और उनके जाने के बाद एहसास हुआ कि वो भरी धूप में खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। स्वाति नौकरी की तलाश में दर दर मारी फिर रही थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जबकि आयुष अपने पापा का इकलौता बेटा था। अपने पापा की डेथ के बाद उसने अकेले सभी मामले संभाले थे। उसने अपनी पसंद से शादी की थी, जबकि माँ उसकी शादी कहीं और करवाना चाहती थी। शादी को 1 साल ही गुजरा था, उसके घर बेटे की पैदाइश के वक्त ही श्रुति की डेथ हो गई थी। उस हादसे की वजह से आयुष 3-4 महीने तक गहरी चुप में रहा और ना ही अपने बेटे को उसने उठाया था। पर धीरे धीरे वो बेटे की खातिर जिंदगी की तरफ लौटने लगा था कि उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी की जिद शुरू कर दी। हालांकि ये सच था कि कोई भी मैड सूरज को संभाल नहीं पाती। वो सिर्फ 8 महीने का था। छोटा होने की वजह से सभी लोग भाग जाते या फिर आयुष के व्यवहार से नौकरी छोड़ देती। हेलो, कौन बात कर रहा है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। स्वाति खाना खाकर कमरे में आई तो फ़ोन बज रहा था। उसने रिसीव करके कान से लगाया। सामने से खामोशी थी। हेलो, मैं आयुष बात कर रहा हूँ। स्पीकर से आवाज़ आई। आयुष कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। स्वाति ने कहकर फ़ोन रखना चाहा तो एकदम स्पीकर से आवाज़ उभरी। आप मेरे ऑफिस में फ़ाइल भूलकर चली गई थी, वहीं से आपका नंबर निकाला है और आज आप फाइल लेने आई थी तो मैंने कहा था कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो किसी और को रख लिया था। आयुष को लगा कि स्वाति को पहचानने में मुश्किल हो रही है। जब भी उसने इतनी डिटेल से बात की और माफ़ी भी मांगी कि आप हर किसी से ऐसी माफ़ी मांगते हैं, वो भी फ़ोन करके जिसको नौकरी नहीं देते। बहरहाल ऐसे फ़ोन करके माफ़ी नहीं मांगे। बेहतर यही है कि आप नौकरी देने के लिए हामी भी मत करिए, आपका वक्त भी बच जाएगा और अगले का भी। स्वाति ने ये कहते हुए ताना मारा था। आयुष पहलू बदल कर रह गया। स्वाति किसी का हिसाब रखती नहीं थी। आयुष के मैनेजर ने बताया था कि कोई सीट नहीं होने की वजह से उसने स्वाति को फाइल देकर इनकार कर दिया था। स्वाति भी इसी वजह से गुस्से में थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये कहना था कि आप नौकरी करना चाहती हैं। एक जॉब है, मुझे इस सिलसिले में आपसे बात करनी थी। फ़ोन भी इसलिए किया है। इससे पहले कि वो गुस्से से फ़ोन बंद कर देती, आयुष ने जल्दी से कहना शुरू कर दिया। वो बोली, जी बोलिए। न चाहते हुए भी वो सुनने को तैयार हो गई, वरना स्वाति को आयुष पर ज़रा भी यकीन नहीं था। आप मेरे बेटे की मैड बनकर मेरे घर आकर उसको संभाल सकती हैं। इस नौकरी में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आपकी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखा जाएगा। बस आपने मेरे बेटे को संभालना पड़ेगा। स्वाति उसकी इस बात को सुनकर गुस्से में आ गई। आप उस बेटे की बात कर रहे हैं ना, जिसको मैंने पानी पिलाया, तो आपको इतना गुस्सा आ गया था और अब आप ही मुझे अपने बेटे के मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसका ध्यान रखूं। इतना यकीन मुझ पर अचानक कैसे हो गया आपको? और आप अपनी पत्नी से देखभाल क्यों नहीं करवाते? स्वाति फूट पड़ी थी। पहले दिन उसका सख्त लहजा और आज नौकरी की हामी भरकर इनकार। उसके बाद ऐसे फ़ोन करके बेटे के लिए मैट की नौकरी देने का।
खुद को आयुष समझता क्या था? पहली बात ये कि बिना जाने आप कुछ भी खुद से सोच लेती हैं। मेरी पत्नी की डेथ हो गई है। अगर वो जिंदा होती तो मुझे किसी की मैड की ज़रूरत ही क्यों होती? दूसरी बात, आपने मेरे बेटे का ख्याल रखना है, लेकिन जिस तरह मैं कहूँगा इस तरह ही आप रखोगी। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ और एड्रेस भी। कल आप मेरे घर जाकर मेरी माँ से बात कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। और रहा यकीन करने का, तो मुझे लगता है कि सूरज आपके साथ खुश रह सकता है। आयुष के लहजे में नमी सी थी। स्वाति को अपना इस तरह से बोलना उस पर जहर लगा। वो बात पूरी करके बिना जवाब दिए फोन बंद कर चुका था। अगले लम्हे लोकेशन और एड्रेस भी भेज दिया। स्वाति खुद को एक मूर्ति की तरह जमा हुआ महसूस कर रही थी। वो उस नन्हे मासूम से बच्चे को सोचती रही, वो नौकरी करे या नहीं। आयुष से एक उलझा हुआ किरदार मालूम होता था। मम्मी जा रही हूँ, प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो। स्वाति सारी रात सोचती रही कि उसको जाना चाहिए या नहीं, और आखिरकार नतीजा ये निकला। नौकरी की ज़रूरत तो उसको थी, लेकिन उसकी देखभाल से एक बच्चा बेहतर हो सकता था। यही क्यों नहीं भले, अब उसके बदतमीज बाप को बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े। कहाँ जाओगी? मम्मी ने पूछा, क्योंकि वो और कुछ इंटरव्यू के हवाले से उसने मम्मी को बताया था। अभी तक तो नहीं जानती, लेकिन कहा गया है कि किसी बच्चे की देखभाल करनी है। स्वाति ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया था, तुम्हें तो बच्चे संभालने का कोई खास तजुर्बा भी नहीं है, तो कैसे संभालोगी? उल्टा तुम तो बच्चों से चिढ़ती रहती हो। ये नौकरी मत करो। अगर इंटरव्यू देने भी जा रही हो तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल नहीं जाओ। मम्मी ने सिर्फ फौरन अपनी राय दी थी, बल्कि हुक्म सुनाया था। स्वाति बेचारगी से उनको देखने लगी। वो उसके आदत से अनजान नहीं थी। उनको पता था कि स्वाति को बच्चों से हमेशा चिढ़ती रहती थी। लेकिन मम्मी, आप जानती हैं कि नौकरी करना कितनी हद तक हमारे लिए ज़रूरी है, और मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। वैसे भी इंसान को हर मौके पर, हर हालात में जीना चाहिए। स्वाति ने कड़वाहट से कहा और उठकर चादर ओढ़ने लगी। अगर तुम नहीं कर सकी तो? फिर मम्मी ने अपने अंदर का आदेश जाहिर किया, जब तक आपकी प्रार्थना मेरे साथ है मैं सब कुछ कर लूंगी। स्वाति ने मम्मी से आशीर्वाद लिया और घर से निकल आई। नमस्ते, मुझे आयुष साहब ने भेजा है उनके बेटे की देखभाल के लिए। वो घर पर मौजूद हैं। स्वाति उस जगह पर पहुंच गई जहां की लोकेशन आयुष ने उसको भेजी थी। घर में दाखिल होते ही नौकरानी से सामना हुआ था। जी नमस्ते, साहब जी घर पर ही हैं, लेकिन सोए हुए हैं। आप मालकिन से मिल लीजिए। नौकरानी स्वाति को लिए हुए माँ के कमरे में आ गई। बैठो। वो सूरज के साथ ही खेल रही थी। स्वाति ने उनको नमस्ते किया तो जवाब देने के बाद उन्होंने बैठने को कहा। क्या उम्र है तुम्हारी? माँ ने सवाल किया। वो स्वाति को गौर से देख रही थी। उनको स्वाति कहीं से भी मैड नहीं लग रही थी जो बच्चों की देखभाल कर सकती हो। जी 24 साल। स्वाति उनकी नज़रों के कैद में थी। वो परेशान होते हुए बोली, पहले किसी के बच्चे संभाले हैं या नहीं? तीसरा सवाल किया गया। मैंने कभी नहीं संभाले, पहली बार है। स्वाति ने सर झुकाए हुए कहा। तो सूरज को कैसे संभालोगी? मुश्किल तो नहीं होगी? माँ ने अगला सवाल किया। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सर ने कहा है कि आपसे जाकर मिलूं, तो मैं आ गई। स्वाति ने अब की बार थोड़ा सा चिढ़कर जवाब दिया। आयुष के भी उल्टे काम हैं। क्या कहूँ मैं उसको? ऐसा करो, तुम 2 दिन सूरज के साथ रहने की कोशिश करो, उसको संभालो। अगर वो तुम्हारे साथ ठीक रहा, तुम उसको संभाल सकी, तो मैं तुम्हें रख लूंगी, वरना मैं तुम्हें नहीं रखूंगी। माँ ने अपनी वार्निंग देते हुए कहा था कि वो सूरज को ठीक रख सके, तभी नौकरी पक्की की जाएगी। मजबूरन स्वाति को हाँ कहना पड़ा। जी ठीक है। स्वाति ने सर हिलाया तो माँ ने सूरज को उसको पकड़ा दिया। वो पहले से ही स्वाति की तरफ जा रहा था। माँ थोड़ी हैरत से देखने लगी। तुम उसको सारी बातें भी बताना कि सूरज को किस टाइम दूध दिया जाता है, कब क्या खाना खिलाना होता है, माँ ने नौकरानी से कहा था। और तुम कोशिश करना कि इसका ख्याल रख सको। हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ बेहतर महसूस करे, क्योंकि पहले जितनी भी मैड रखी हैं उनकी तरफ ये कभी भी नहीं गया। माँ ने पोते की मुस्कुराहट को देखते हुए कहा। वो स्वाति की उंगली पकड़े हुए चहक रहा था। स्वाति नौकरानी के साथ सूरज को लिए हुए कमरे के बाहर निकली। कुछ जरूरी बात सुनने के बाद वो सूरज के साथ सारा दिन रही, लेकिन आयुष से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। स्वाति ने शुक्र किया कि अच्छी बात है कि सामना ही नहीं हुआ। शाम तक वो खुद भी सूरज के साथ घुल मिल गई थी। ये देखकर कुछ हद तक माँ भी तसल्ली से हो गई। अब मैं चलती हूँ। स्वाति माँ से इजाज़त लेने आई। खाना खाकर जाना बेटी। उन्होंने सुबह के सख्त लहजे की जगह अब नरमी से कहा था। स्वाति हैरान हुई, सोच में घूम गई कि माँ बेटा एक जैसे ही हैं, कभी नमी तो कभी सख्त व्यवहार। तो मुझे लगता है कि तुम्हें 2 दिन तक और ट्राई करने की बजाय अब रोज़ाना आना चाहिए।
क्योंकि सूरज तुम्हारे साथ मुस्कुराने लगा है। मुझे अपने पोते की सेहत और मुस्कुराहट से ही मतलब है। तुम वैसे भी सुबह 8 बजे आ जाना और शाम 5 बजे चली जाया करना। इस बीच तुम्हारा खाना पीना जो तुम्हें ज़रूरत होगी वो सब मिलेगा। बाकी महीने की सैलरी आयुष दे दिया करेगा। माँ ने प्यार से कहा तो स्वाति सर हिलाने लगी। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और वो कमरे से निकल आई। माँ स्वाति आई थी। आयुष शाम को स्वाति के जाने के बाद उठा था। रात देर तक श्रुति की यादों में खोए उसे सुबह हो गई थी। उसको एहसास ही नहीं हुआ था और सुबह सूरज निकलने के बाद ही वो सोया था। हाँ आई थी। किधर से मिली थी तुम्हें ये तो कहीं से भी मेड नहीं लगती। माँ ने हैरत से कहा वो मेड नहीं है, दरअसल मेरे ऑफिस में आई थी अपनी जॉब के सिलसिले में। आयुष ने सारी कहानी उनको सुना दी, सिवाय अपने गुस्से के कहे गए बातों के। वो लगातार मुस्कुराने लगी। लड़की तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी है। ये कहते ही मैं तो अपने पोते पर हैरत ज़दा हूँ। उसको देखकर वो उसके पास जाने लगा था कि कब वो उसको बाहों में उठाए। माँ ने मुस्कुराकर कहा कैसी बातें कर रही हैं आप। वो लड़की आफत है, आपके पोते को संभाल रही है, वही मेहरबानी की बात है। आयुष दोनों हाथ उठाए उस बात से बुरी तरह से चिढ़ गया। वैसे ही जैसे मुझे करनी चाहिए। उसने बिल्कुल सूरज को माँ की तरह गोद में रखा हुआ था। मैं चाहूंगी अब बेटे का ख्याल भी वैसे ही रखे। मुझे लगता है कि सूरज के लिए उससे ज्यादा अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती। माँ सोचते हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए बोल रही थी, जबकि स्वाति की एक मुलाकात में माँ पर जादू कर देना उसको हजम ही नहीं हो रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, उसको मैंने नौकरानी के तौर पर रखा है जो सूरज की सिर्फ देखभाल करेगी, नई माँ की सूरत में नहीं। वो लड़की मेरे पास नौकरी की तलाश में आई थी और ज़रूरतमंद लग रही थी, तो बस इसलिए वो सूरज की भी फिक्र कर रही होगी, वरना आप जानती नहीं हैं कि किस हद तक मुंह फट है। आयुष उस मुलाकात को सारी उम्र नहीं भूल सकता था। चिढ़कर माँ को समझाने लगा, मुझे नहीं लगता कि वो बदतमीज है या मुंह फट है। माँ की नज़रों के सामने स्वाति का अच्छा मंजर गुजरा। चलिए फिलहाल आप उसे किसी तरह की बात नहीं करिएगा और मैं सूरज के पास जा रहा हूँ, आप तो दवा लेकर सो जाइए। आयुष उनको कहता हुआ सूरज के कमरे की तरफ चल पड़ा। हेलो, कैसी हैं आप? आयुष फ्री बैठा हुआ था, तभी अचानक से स्वाति की बातें उसके दिमाग में उभरने लगी। फौरन उसने उसको कॉल मिला दी। हेलो जी, ठीक हूँ। रिसीव करते ही उसने जवाब दिया, मुझे आपका शुक्रिया करना था। बिना किसी लगी लिपटी बात के आयुष ने कहा, किस लिए? हैरानी से सवाल किया था। आपने मेरे बेटे का आज बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। माँ आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपका शुक्रिया कह दूं। उसने खुलकर जवाब दिया था, जबकि स्वाति उसके नर्म लहजे पर थोड़ा परेशान हुई थी। न जाने कि उसका दिल आयुष की आवाज़ सुनते ही तेजी से धड़कने लगता था। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपना फ़र्ज निभा रही हूँ और नौकरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे। स्वाति ने सख्त लहजे में कहा था, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक ऐसी लड़की जो गैर शादीशुदा है, जिसको बच्चों को पालने का खास तजुर्बा भी नहीं है, वो ये सब कर रही है तो उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन ये काम करना इतना आसान भी नहीं है। आयुष के लहजे में नमी कायम थी, जिससे स्वाति को उलझन होने लगी। शायद ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं। उसने झुंझलाकर जवाब दिया, आप इतना चिढ़कर क्यों मुझसे बात कर रही हैं? सामने ना होने के बावजूद आयुष ने लहजा पहचान लिया था। देखिए, मैं आपसे चिढ़कर बात नहीं कर रही। आपने शुक्रिया कहा, मैंने आपका शुक्रिया कबूल कर लिया। फोन रखती हूँ। बिना आयुष का जवाब सुने उसने कॉल काट दी। आयुष बंद स्क्रीन को देखता रह गया। स्वाति शाम को घर पर लौटी तो उसके लिए एक नया मोड़ शुरू हो गया था, जिसको सुनकर वो हैरतज़दा बैठी दंग रह गई। तुम जिसके बेटे को संभाल रही हो, उसकी माँ आज तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मम्मी ने उसको खबर दी तो खाना खाती हुई स्वाति ने निवाला वही प्लेट में ही रख दिया। ये क्या बोल रही हैं आप? वो ऊंची आवाज में हैरान होकर बोली। आयुष की माँ आई थी, आज बड़ी चाव से तुम्हारा रिश्ता मांगा। कह रही हैं कि तुम उनको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। माँ ने सारी बात उसको सुनाई। स्वाति को याद आया कि आज उसकी माँ काफी तैयार होकर घर से गई थी। उन्होंने कहा था कि वो जरूरी काम से जा रही हैं, लेकिन घर जाकर पता चला कि वो तो उसका रिश्ता लेने आई थी। तो आपने क्या जवाब दिया उनको? स्वाति ने तेजी से धड़कते दिल की धड़कनों को नजरअंदाज करते ही मम्मी से पूछा। मैं क्या जवाब दूंगी, ये तो अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उसका एक बेटा भी है, और क्या तुम सारी जिंदगी उसके बच्चे को पालोगी? आयुष की माँ कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है, लेकिन क्या तुम सास की पसंद को देखोगी या फिर पति की? मम्मी ने अपनी बात जाहिर की। वो बेटी के लिए परेशान थी और शायद उस रिश्ते पर कुछ उलझी हुई सी भी थी। अब वो उन्हें क्या बताती कि आयुष तो अपनी पहली पत्नी के प्यार में गिरफ्तार था। उसकी नौकरानी ने बताया था कि उसकी और श्रुति की पसंद की शादी हुई थी।
मैं क्या बता सकती हूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि उन्होंने ऐसे अचानक से रिश्ता कैसे मांगा है। मुझसे तो जिक्र तक नहीं किया। स्वाति ने हैरत से कहा। वो खाना छोड़कर सोचने लगी कि आयुष ने भी भनक तक नहीं पड़ने दी थी। मैं तो कहती हूँ कि तुम कल से जाना छोड़ दो, कहीं और नौकरी देख लो, मम्मी ने सोचते हुए अंदाज में कहा था। मम्मी मैं देखूंगी, हो सकता है कि आयुष को पता ही नहीं हो और उसकी माँ रिश्ता मांगने आ गई हैं। स्वाति ने आखिर में उस बात पर पहुंचते हुए कहा कि शायद आयुष अनजान था। आयुष जानता है, उसी ने घर का पता दिया था, शायद तुम्हारी फाइल में था। मम्मी ने चिढ़कर कहा। बेटी की समझ ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रही हूँ कि क्या पता इस रिश्ते को हाँ करनी पड़ जाए। स्वाति ने एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा। तुम कैसी बातें कर रही हो? सारी जिंदगी एक बच्चे को संभालोगी और उसकी माँ बनकर रहोगी। तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है क्या? उन्हें अपनी बेटी के दिमाग के हालात पर शक हो रहा था। शादी तो करनी है मम्मी, आज ही नहीं तो कल किसी से भी हो जाएगी। अगर मेरी वजह से किसी बच्चे को एक माँ की गोद मिल रही है तो उसमें क्या बुराई है? वो नरमी से सर झुकाए हुए बोली थी। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगी। मम्मी डरी हुई थी। कुछ नहीं होता, अगर वो दोबारा से आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हाँ करनी है या ना करनी है। फिलहाल इस बात को भूल जाइए कि कोई रिश्ता अभी आया था। स्वाति ने नरमी से कहा और खाने की प्लेट उठाए वहां से चली गई। उसके दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे जिन्हें वो आयुष से बात करके ही सुलझा सकती थी। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? रात को उसने आयुष को बिना झिझक फोन किया। दूसरी घंटी पर फोन उठा लिया गया था, जैसे वो उसी का इंतजार में बैठा हुआ हो। या आप बेहतर जानती हैं कि मैं आपसे शादी क्यों करना चाहता हूँ, उसने ढके छुपे शब्दों में कहा। तो स्वाति परेशान हुई। मुझे आसान शब्दों में अपने सवाल का जवाब चाहिए था। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं और किस वजह से? पहले ये हकीकत मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ ताकि फैसला कर सकूं। स्वाति ने अपने सवाल पर जोर देते हुए फिर से दोहराया। अच्छा, पूछ सकता हूँ कि आप ये क्यों जानना चाहती हैं? आयुष को उसके लहजे से कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी इंसान के लिए उसको बर्बाद तो नहीं कर सकती और ना ही आप मुझे रुपये पैसे से खरीद सकते हैं कि आप रिश्ता भेजें और मैं आपकी दौलत से इम्प्रेस्ड होकर झट से हाँ कर दूंगी। स्वाति ने कड़वाहट से कहा था। दिल में अलग ही कश्मकश चल रही थी या एक खुशफहमी पलने लगी थी। लेकिन आपको किसने कह दिया कि मैं आपको खरीदना चाह रहा हूँ? मुझे तो पत्नी के रूप में अपने बेटे के लिए माँ चाहिए जो उसको माँ का प्यार दे सके। अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो आपके पास पूरा हक है, इनकार कर दीजिए। मैं आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बिला आखिर हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। स्वाति अपनी ही दुनिया में खुशफहमी में थी कि आयुष को उससे प्यार हो गया है, जबकि यहाँ तो बात ही कुछ और निकली थी। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। कई लम्हे खामोश रहने के बाद स्वाति खुद तसल्ली से होते हुए बोली। ठीक है, आप अपनी शर्त बताइए। आयुष ने इजाज़त दी। पहली शर्त तो ये है कि मैं सिर्फ आपके बच्चे की माँ बनूंगी, ना कि आपकी पत्नी। फिर दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे सिर्फ अपने बेटे की माँ की सूरत में कबूल करेंगे, पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। तीसरी शर्त यह है कि मुझे अपनी माँ और बहन उन दोनों के लिए नौकरी करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नौकरी नहीं करूं, तो आप महीने का खर्चा मेरी माँ और बहन के लिए उनके घर देकर जाया करेंगे। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए इनकार है। स्वाति ने बड़े तेजी से ये सब कहा था और अपनी पूरी बात कर दी। आपकी ये शर्तें जायज़ है क्योंकि मैं पहले से ही अपनी शर्त पर शादी के लिए तैयार हुआ हूँ। आयुष ने स्वाति के अरमानों पर आखिरी कील भी ठोक दी थी। चलिए ठीक है, बाकी के मामले आपकी माँ और मेरी माँ से तय कर लेंगी। मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। स्वाति ने बात फौरन से काट दी और एकदम से रोने लगी। स्वाति के रिश्ते के लिए हाँ करते ही दूसरे दिन आयुष की माँ चली आई। उन्होंने स्वाति की माँ से शादी की तारीख मांगी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आयुष की तरफ से काफ़ी कुछ तैयारी की जा रही थी, जबकि स्वाति की तरफ से कुछ ही लोग थे और बस कुछ सामान जो उसकी माँ ने जोड़ रखा था। उसके दिल में हजारों अंदेश थे जो उसको परेशान कर रहे थे कि उसकी आने वाली जिंदगी कैसे गुजरने वाली है। सूरज उससे काफ़ी हद तक अटैच हो गया था। माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि उनके जीते जी पोते को एक माँ मिलने वाली थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और बिला आखिर स्वाति विदा होकर आयुष के घर पर आ गई। उसको आयुष के कमरे में लाकर बिठाया गया तो उसको हैरानी हुई। उसने तो आयुष से कहा था कि वो सिर्फ सूरज की माँ बनकर उसके घर में आएगी, तो उसको इस तरह से क्यों लाया गया, वो समझ नहीं पाई थी। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। नमस्ते, कैसी हैं आप? अंदर आकर उसने उसको नमस्ते किया। जी, स्वाति जवाब में बोली। ठीक हूँ, और हल्का सा सर हिलाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये सब करना पड़ा, लेकिन ये माँ की ख्वाहिश थी, वरना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं।
हमें उनके सामने एक अच्छे पति पत्नी बनने का नाटक करना पड़ेगा। आप इस कमरे में आराम से सुकून से रह सकती हैं, लेकिन कमरे के बाहर हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब आप सुकून से होकर चेंज करके सो सकती हैं। सूरज भी सो गया है। आयुष ने जवाब देते हुए माफ़ी भी मांगी। वो ये देखकर दंग रह गई थी, लेकिन सर हिलाते हुए बेड से उठी, जोड़ा संभालकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कपड़े बदल कर आई तो वो सोफे पर लेटा हुआ था। बेड पर सूरज सो रहा था और वो उसी के पास आकर सो गई। उसकी आंखों में कई सपने थे जो किरचियों में बटकर बिखर गए थे। वो रात देर तक बिना आवाज के रोती रही और कब आंख लग गई उसको एहसास ही नहीं हुआ। ऐसे ही उनके दिन गुजरते गए। आयुष और स्वाति के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना था, क्योंकि स्वाति ने शादी से पहले ही ऐसी शर्तें रखी थी। अब एक दिन आयुष ऑफिस से आया तो माँ उससे बोली, स्वाति को 3-4 दिनों से बुखार हो रहा है आयुष, और तुम उसका ध्यान रखना तो दूर की बात है, तुम उसकी खैरियत भी पता करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो उस हालत में भी तुम्हारे बेटे को गोद में उठाए हुए फिरती रहती है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी देखना है, पर अगर तुम अब ऐसा करोगे तो उसके दिल में क्या ख्याल आएगा कि तुमने उससे शादी अपने बेटे के लिए ही की है। आयुष, इतनी तो लापरवाही मत दिखाओ। वो ऑफिस से थका हुआ लौटा था, जो सीधा आकर अपनी माँ के कमरे में गया था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसको देखकर एक ही सांस में अब बातें सुनाने लगी, जबकि वो हैरत में था कि स्वाति को बुखार था और वो इस बात से अनजान था। स्वाति ने बताया क्यों नहीं मुझे? वो सोचने लगा। उनकी शादी को 1 महीना हो गया था। स्वाति एक अच्छी माँ बनकर सूरज का ख्याल रखती। आयुष भी सुकून से था, जबकि उन दोनों में बातचीत कम होती थी। तो क्या करूं मैं माँ? मुझे तो उसने इस बारे में बताया ही नहीं कि उसको बुखार है, वरना मैं जरूर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता। आयुष ने सफाई देने की नाकाम कोशिश की थी, जबकि जुबान उसके साथ देने से मना कर रही थी। उन दोनों में पति पत्नी का रिश्ता कहाँ था? जो उसको पता होता वो तुम्हें बताएगी, तभी तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। अगर तुमने उसका हाथ पकड़कर देखा नहीं तो तुम्हें पता कैसे होगा? ये तुम दोनों कहीं मेरे सामने पति पत्नी बनने की एक्टिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? वो भी शादीशुदा दुल्हनों की तरह तैयार नहीं होती है और ना ही हंसती मुस्कुराती है, कम ही बोलती है। बस वो सारा दिन सूरज को ही लिए हुए फिरती रहती है। उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। वो फौरन बात की तह तक पहुंच गई थी। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोले जा रही हैं आप। बस मैं ज़रा कुछ बिजी था ऑफिस के कामों में, तो एहसास नहीं हुआ। मैं आज ही उसको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आयुष उनको तसल्ली से करने की कोशिश करता हुआ उन्हें बहलाते हुए बात को बदलने लगा था। थोड़ी देर में वो चुप हो गई। फिर वो कमरे में गया और स्वाति से पूछा, आपको बुखार है तो मुझे एक बार बता ही देती। अभी माँ से भी अच्छी खासी सुनकर आया हूँ। उनको तो शक हो रहा है कि हम दोनों पति पत्नी बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। आयुष कमरे में आया तो वो सूरज के पास लेटी हुई थी। वो सोया हुआ था। चलिए, मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ आपको। स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप लेटी हुई थी तो दोबारा से बोला, चलो ना, क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दवा ले लूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। आप मुझे नौकरानी को भेजकर दवाई मंगवा दें। स्वाति उठी और गले में दुपट्टा फैलाए आयुष की निगाह उसके बदन पर पड़ी। हल्के पीले रंग के कपड़ों में बुखार से लाल आंखें और कुल मिलाते चेहरे के साथ मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे रही थी। इस हालात के बावजूद आयुष का दिल न जाने क्यों मचलने लगा था। वो माँ बता रही थी कि 3-4 दिनों से बुखार है। अगर अभी चेकअप करवाकर दवा नहीं ली तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी तैयार होकर आ जाएं। निगाहें बदलकर उसने नरमी से कहा था, जबकि स्वाति का दिल जलने लगा था। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। तो मतलब नहीं जाना चाहती? मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ना ही मुझसे तरस हमदर्दी करिए प्लीज। स्वाति ने चीख कर कहा। उसको उलझन सी हो रही थी, या आयुष से प्यार हो जाने का गम था। वो बुखार की सूरत में उसको जलाया जा रहा था। देखिए, मैं आपसे तरस या हमदर्दी नहीं कर रहा और ना ही जबरदस्ती कर रहा हूँ। आपकी सेहत का ठीक होना बहुत जरूरी है, तो मेहरबानी कीजिए और चलिए मेरे साथ। आयुष उठकर उसके पास आकर खड़ा हुआ था। उसने स्वाति का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो सर को ना में हिलाती हुई 2 कदम पीछे हो गई। ये बस इसलिए जरूरी है ना कि मैं आपके बेटे की माँ हूँ और उसका ध्यान रख रही हूँ, इसलिए आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा ठीक होना जरूरी है? वो नम आंखों से उसको देखकर बोली। आयुष को स्वाति की गहरी आंखों में झलकती नमी पर हैरानी हुई। वो किस बात पर रो देने को थी उसको समझ ही नहीं आ रही थी। आप मेरी बात का गलत मतलब क्यों ले रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या फिर माँ ने आपसे कुछ कहा है जिस बात पर आप गलतफहमी का शिकार हो रही हैं? और प्लीज आंसू साफ करिए।
आयुष ने स्वाति के गालों पर फिसलते हुए आंसू साफ करने को हाथ आगे बढ़ाया तो वो और पीछे हो गई। आपको किसने कहा मैं गलतफहमी का शिकार हो रही हूँ? मैं तो हकीकत बता रही हूँ। हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। इस कमरे के अंदर हम सिर्फ अनजान हैं और कमरे के बाहर एक्टिंग करने वाले पति पत्नी। तो क्या ये फिक्र एक्टिंग में शामिल की जाएगी? मेरे रोने पर आपको क्या मसला हो रहा है? मेरी तकलीफ से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? सूरज का ख्याल तो मैं इस हालात में भी रख रही हूँ ना। स्वाति ने बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए नम लहजे में कहा था, जबकि आयुष उसके इस तरह झुंझलाकर बात करने और रोने की वजह अभी तक नहीं समझ पा रहा था। आप बैठकर मुझसे एक बार आराम से सुकून से बात तो करिए। बताइए तो सही कि क्या हुआ है? उसने मिन्नत की थी। आयुष को स्वाति का ऐसे उलझता हुआ और रोना बुरा महसूस हो रहा था। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। मेहरबानी कीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं ठीक हो जाऊंगी, प्लीज, स्वाति ने सख्त लहजे में कहा था। वो चुप सा हो गया। अच्छा, तो मैं डॉक्टर को घर पर भेज रहा हूँ। दवाई ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप 1-2 दिन आराम कर लें। सूरज को माँ और नौकरानी संभाल लेगी। मैं कल ऑफिस से छुट्टी कर लूँगा। आयुष ने नरमी से कहा और कमरे से बाहर निकलने लगा। मैंने कहा ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी, तो आप समझ क्यों नहीं रहे? स्वाति ने पीछे से और तेज आवाज में कहा था, लेकिन आयुष उसको अनसुना करते हुए आगे उठ चुका था। पीछे खड़ी स्वाति मन ही मन बिलखती रह गई थी। मुझसे प्यार करती हो ना तुम? वो सूरज को लेटाकर बेड से उठी तो आयुष से जा टकराई। उसने बाहों में एकदम से पकड़ लिया। पहली बार वो आपसे तुम पर आया था। मैं आपसे प्यार नहीं करती, छोड़िए मुझे। स्वाति ने मुंह फेरकर जवाब दिया और खुद को आयुष की गिरफ्त से आज़ाद करना चाहा। जब तक तुम जवाब नहीं दोगी, आज़ाद नहीं हो सकती। बल्कि यहाँ सूरज सो रहा है, जाग जाएगा। हम बाहर जाकर बात करते हैं। ये कहते ही उसने बाहों में उठाया और टेरिस पर लाकर उसकी कुर्सी पर बैठाकर सामने बैठ गया। आप समझते क्या है खुद को? स्वाति लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली। आयुष की इतनी हरकत पर उसके होश उड़ गए थे। मैंने सुना है जब औरत रोती है तो प्यार में रोती है, वरना वो बहुत मजबूत होती है। क्या ये सच है? आयुष ने स्वाति के हाथ पकड़ते हुए नमी से पूछा था। मुझे नहीं पता, उसने रुख फेर लिया। अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारे इस इकरार पर मेरा दिल भी फिर से जिंदा हो जाएगा, जो श्रुति के जाने के बाद मर गया है। आयुष ने उसे आस भरी नजरों से उसको देखा तो स्वाति चौंक गई। मुझे तुमसे उस पल ही प्यार हो गया था जब तुमने मुझसे बहस के बावजूद सूरज को गले से लगाए चुप करवाया था। बस डरता था कि तुम जैसी लड़की एक शादीशुदा इंसान से प्यार कैसे करोगी। मुझे लगा कि तुम ये शादी सिर्फ सूरज की वजह से कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में झलकते हुए आंसुओं ने वो सब कह दिया जो तुम दिल में छुपाए हुए हो। आयुष ने नरमी से स्वाति के हाथ मसलते हुए इकरार किया तो वो दंग रह गई थी। कुछ बोलोगी नहीं? उसको खामोश पाकर आयुष ने पूछा, अगर आप प्यार करते थे तो आप एक बार कह देते। स्वाति ने नाराजगी से कहा था। हाँ, मैं डर गया था कि तुम इनकार नहीं कर दो। अफसोस से वो मुस्कुराया था। अब डर नहीं लगा? स्वाति ने हैरत से पूछा। उसने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि अब तो तुम्हारी आंखों में भी अपने प्यार की तेजी दिखाई देने लगी है, इसलिए मैं निडर हो गया हूँ। वो शरारत करते हुए बोला। आयुष? स्वाति मुस्कुराकर शर्माई। जी। आयुष ने अपने नाम के साथ उसका नाम लिया तो वो एकदम से मुस्कुराई और सर उसके कंधे पर रखते हुए दोनों सुकून के अंदाज में मुस्कुराए थे। उस रात टेरेस की ठंडी हवा में बैठे हुए दोनों के बीच जो खामोशी थी वो पहली बार बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे जिंदगी ने एक लंबी थकान के बाद दोनों को थोड़ी देर के लिए कांधा दे दिया हो। आयुष ने हल्के से उसके बालों पर हाथ फेरा तो स्वाति की सांस जैसे अटक सी गई। कई दिनों की जमा हुई बेचैनी, गलतफहमियां और अंदर ही अंदर पनपता हुआ डर सब उस एक पल में पिघल गया था। चलो नीचे चलते हैं, ठंड लग जाएगी, आयुष ने धीमी आवाज में कहा। स्वाति ने सर हिलाया लेकिन उठने की कोशिश में लड़खड़ाई। अरे आराम से। आयुष ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़, उसकी आवाज, उसके लहजे में जो चिंता थी, स्वाति का दिल एक अजीब सी नरमी से भर गया। कमरे में वापस पहुंचकर आयुष ने सूरज को देखा। बच्चा गहरी नींद में था लेकिन स्वाति की आंखें अब भी थोड़ी लाल थी। आयुष ने एक पल उसे देखा जैसे पहली बार सच में देख रहा हो। एक बात कहूँ? स्वाति ने धीमे से जवाब दिया। अब रोना मत। चाहे किसी बात पर नाराज होना हो तो मुझसे कह देना, लेकिन ऐसे चुपचाप मत रोया करो, अच्छा नहीं लगता। उसकी आवाज में हल्की सी कसक थी। स्वाति अब जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बस चुपचाप बैठ गई। आयुष ने ड्रॉर से फर्स्ट एड किट निकाली और उसका माथा छूकर बुखार चेक किया। काफी तेज है, ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी? वो खुद से ही बुदबुदाया। फिर उसने बिना किसी बहस के दवाई निकालकर उसके हाथ में रखी।
लेकिन जब देखा कि वो पीने की हालत में नहीं है तो खुद पानी पकड़ा। ये पी लो। स्वाति ने उसकी तरफ देखा, फिर दवाई ले ली। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी परवाह कर रहा है, वो भी यूं सच्चे दिल से, बिना किसी दिखावे के। दवाई लेने के बाद आयुष ने कमरे की लाइट धीमी कर दी और बोला, आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। स्वाति ने चौंक कर देखा। नहीं, मतलब सूरज के पास आप सो जाएं, मैं सोफे। आयुष ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। नहीं, आप बीमार हैं, बेड पर आप सोएंगी, सूरज मेरे पास रहेगा, आपको उठना नहीं पड़ेगा। उसके इस नर्म लहजे ने स्वाति की आंखें फिर नम कर दी, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, एक अजीब सी राहत से। आयुष ने कमरे की लाइट बंद की और रात भर सोफे पर करवटें बदलता रहा। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, शायद इसलिए कि उसके दिल में पहली बार किसी का ख्याल घर कर चुका था। अगली सुबह सूरज की हल्की खिलखिलाहट से उसकी नींद खुली। स्वाति धीरे से उठी, लेकिन तभी आयुष ने आवाज दी, रुकिए, आप बीमार हैं, उठिए मत, मैं ठीक हूँ। नहीं, अब मैं डॉक्टर को घर बुला रहा हूँ। बस इतना सख्त लहजा पहली बार उसके लिए था। स्वाति हैरानी से उसे देखने लगी। 10 मिनट बाद डॉक्टर आ गया। स्वाति झेपती हुई बैठी थी, लेकिन आयुष उसके पास ही खड़ा रहा। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, इन्फेक्शन है, कमजोरी भी ज्यादा है, कुछ दिन आराम करना होगा। आयुष ने सर हिलाकर सारी दवाइयां नोट की, जैसे कोई जिम्मेदार पति करता है। लेकिन दोनों जानते थे कि वो पति पत्नी नहीं थे, या शायद अब वो दूरी धीरे धीरे खुद मिट रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद आयुष पानी लेने गया। उसी वक्त उसकी माँ कमरे में आई। अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ आंटी, स्वाति ने धीमी आवाज में कहा। माँ ने उसके गाल पर हाथ रखा। बहुत सहती हो बेटा, शादी का रिश्ता निभाना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने जिस तरह घर संभाला है ना, मैं खुश हूँ तुमसे। स्वाति की आंखें भर आईं। माँ ने कहा, आयुष भी बहुत टूटा हुआ था श्रुति के जाने के बाद, पर आजकल तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, शायद वो भी खुद को दोबारा जीना सीख रहा है। माँ चली गई, लेकिन उनके शब्द कमरे में तैरते रह गए। कुछ देर बाद आयुष पानी लेकर आया। उसने स्वाति को गिलास पकड़ाया और पूछा, कुछ कहना था आपको? स्वाति ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई शिकायत नहीं, बस एक शांति थी। आयुष, मैं कोशिश करूंगी कि जो भी रिश्ता है वो अब सिर्फ एक्टिंग ना रहे। आयुष कुछ सेकंड उसे देखता ही रह गया, फिर धीमे से बोला, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको महसूस हो कि आप इस घर में अकेली नहीं हैं। उस पल दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। वो बहुत गहरा, बहुत अनकहा, बहुत सच्चा। उस रात डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी ठहर गई थी, लेकिन ये खामोशी पहले वाली ठंडी खामोशी नहीं थी जिसमें दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे, बल्कि इस खामोशी में एक हल्की सी गर्माहट थी, जैसे दो लोग पहली बार मन से एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। स्वाति दवाई लेकर दोबारा लेट गई थी। आंखें बंद थी, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दिमाग में वही बातें घूम रही थी। आयुष का उसे टेरेस पर उठाकर ले जाना, उसका हाथ पकड़कर पूछना, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? और फिर वो इकरार कि उसे उससे प्यार हो गया है। स्वाति का दिल जैसे उछलकर रह गया था। ये सब अचानक से कैसे बदल गया? वो आदमी जिसने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि शादी सिर्फ बेटे के लिए है, वही अब इतना नर्म कैसे हो गया? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि प्यार का नाम तक ले लिया? पर सच तो ये था कि स्वाति खुद भी उसको लेकर बदलने लगी थी, लेकिन वो अपने दिल में उठती हर चीज को दबा देती थी। डरी हुई थी, कंफ्यूज थी, समझ नहीं पा रही थी कि रिश्ता कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर बाद आयुष पानी का गिलास लेकर आया और उसके बेड के किनारे बैठ गया। आवाज बहुत धीमी थी, दवाई का असर कब होगा? दर्द ज्यादा है। स्वाति ने आंखें खोली और एक पल के लिए बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। ये चिंता झूठी नहीं हो सकती थी। जी, थोड़ा दर्द है, वो धीमे से बोली। आप परहेज नहीं करती, खुद का ख्याल नहीं रखती, और फिर कहती है कि ठीक हूँ। आयुष ने हल्की सी झुंझलाहट से कहा, मगर इस झुंझलाहट में भी मिठास थी। आप इस तरह यूँ ध्यान मत दिया कीजिए। स्वाति का लहजा टूट गया। वो अपनी ही आवाज में घबरा गई। आयुष रुक गया, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, क्यों, किस लिए मुझे नहीं देना चाहिए? मैं आपका क्या लगता हूँ? स्वाति ने नजरें फेर ली और धीरे से बोली, हम पति पत्नी नहीं हैं। आयुष कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर इतना धीमे से बोला कि जैसे अपने ही दिल की बात खुद सुन रहा हो। तो फिर रिश्ता क्या है हमारा? स्वाति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए थे। ये सवाल उसने खुद से भी कभी नहीं पूछा था। आयुष और करीब आया और बोला, स्वाति, अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फर्ज ही नहीं होता तो मैं तुम्हारी देखभाल क्यों करता? अगर तुम्हारी तकलीफ मुझे परेशान नहीं करती तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर क्यों बैठा हूँ? ये सब दिखावा नहीं है, मैं सच में फिक्र करता हूँ तुम्हारी।
स्वाति का दिल जोर से धड़का। वो इसे इनकार भी नहीं कर पा रही थी और स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। आयुष ने उसके हाथ के पास हाथ रखकर छुआ नहीं, बस पास रखा कि अगर वो चाहे तभी करीब आए, और बोला, अगर तुम चाहो तो हम धीरे धीरे इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं, केवल अगर तुम चाहो तभी। ये सुनते ही स्वाति की सांस रुक सी गई। कहीं अंदर कुछ पिघलने लगा। इतना कोमल लहजा उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसके अंदर जमा हुआ डर अचानक हल्का पड़ने लगा था। उसके गले से बस इतना ही निकला, मैं सोचूंगी। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया। जितना वक्त चाहिए होगा ले लेना, तुम दबाव में मत आना, मैं बस तुम्हें दुखी नहीं देख पा रहा। ये कहकर वो उठने लगा, मगर अचानक सूरज रोते हुए नींद में जाग उठा और मामा बोलते हुए हाथ फैलाने लगा। स्वाति की तबीयत इतनी खराब थी कि वो फौरन नहीं उठ पाई, लेकिन आयुष दौड़कर सूरज को गोद में उठा लाया और धीरे से उसके पास बैठाया। बच्चे ने उसकी चोली पकड़कर कहा, माँ। स्वाति की आंखें भर आईं। सूरज उसकी गोद में लेट गया। आयुष खड़ा उसे देख रहा था और उस पल उसके चेहरे पर एक ऐसी नरमी थी जिसे देखकर लगता था जैसे कोई लंबे समय बाद घर लौटा हो। शायद थोड़ी देर बाद जब सूरज फिर से सो गया, आयुष उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो, जब तुम उसे माँ कहता सुनती हो ना, तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है जो शायद तुम खुद भी नहीं समझती। स्वाति ने धीरे से कहा, वो बच्चा है, सच्चा है, उसके मन में कपट नहीं होता। आयुष मुस्कुराया और बोला, और तुम्हारे दिल में। स्वाति झेपकर चुप हो गई और करवट लेकर लेट गई। आयुष ने उसे आराम से लेटते देखा और धीरे से बोला, सो जाओ, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। और सचमुच वो सारी रात सोफे पर नहीं बल्कि बेड के पास वाली कुर्सी पर बैठा रहा। शायद इसलिए कि उसे खुद भी नींद नहीं आ रही थी, शायद इसलिए कि अब वो स्वाति की तरफ खींचता जा रहा था। सुबह जब नींद खुली तो स्वाति ने अपनी दाहिनी तरफ देखा। आयुष उसी कुर्सी पर सर टिकाए सो गया था। सूरज उसके सीने पर लेटा हुआ था। दोनों को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। ये नज़ारा पति पत्नी जैसा ही तो था, एक पूरा परिवार जैसा। सूरज अचानक करवट लेकर आयुष की दाढ़ी खींचने लगा। आयुष हड़बड़ाकर उठ बैठा और स्वाति को देखता ही रह गया। उसने पहली बार हल्की सी मुस्कान से उसका स्वागत किया। आयुष ने एक पल के लिए जैसे सांस ही रोक ली। तुम्हें मुस्कुराते देखकर लगता है कि पूरी रात जागना भी व्यर्थ था, उसने मजाक में कहा। स्वाति ने शर्माकर नजर झुका ली तो आयुष ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें एक बात साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं भरी रहेगी। तुम्हें सुकून भी मिलेगा और एक दिन तुम खुद कहोगी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। उसकी बातों में एक ऐसा भरोसा था कि स्वाति के दिल पर जैसे हल्का हल्का असर होने लगा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते हुए मन ही मन पहली बार महसूस किया कि शायद वो अकेली नहीं है, शायद जिंदगी सच में बदलने लगी है, शायद ये रिश्ता एक्टिंग नहीं असलियत बनने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।